जब भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बात होती है ना, तो एक कंसर्न ऑलमोस्ट हर एथलीट के माइंड में आता है कि मेरे बाल तो नहीं गिर जाएंगे। नॉर्मली मेरे पास भी जब एथलीट्स आते हैं या जो नए नए बच्चे आते हैं, उनका पहला कंसर्न यही होता है कि सर अभी एज छोटी है, बाल तो नहीं गिर जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि एक इंजेक्शन से ही हेयर लाइन खराब हो जाती है। कुछ बोलते हैं फिनास्टेराइड सब कुछ ठीक कर देगा, कुछ जूटास्टेराइड, तो कुछ पता नहीं क्या क्या करते हैं। कुछ लोग इंटरनेट पे मिथ्स को ब्लाइंडली बिलीव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? क्या स्टेरॉइड्स डायरेक्टली हेयर लॉस करते हैं, या इसके पीछे कोई साइंस है, या कुछ और है, या कुछ होता ही नहीं है? तो आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली यही समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज में साइंटिफिक एविडेंस के साथ। वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से शेयर कर दो ताकि लोगों तक। हेयर लॉस और स्टेरॉइड के बीच ना एक रिलेशनशिप काफी ओवर सिंप्लीफाई हो चुका है। रियलिटी ये है कि सिर्फ स्टेरॉइड के नाम देखकर ये डिसाइड करना बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि लोग डिसाइड भी ऐसे ही करते हैं, अच्छा ये मेस्ट्रॉन है ही आपको हेयर फॉल करेगा, या नावर है ही आपको हेयर फॉल करेगी। इसके पीछे हार्मोन्स, जेनेटिक्स और हेयर फॉलिकल की सेंसिटिविटी का कॉम्बिनेशन काम करता है। अगर आप ये बेसिक साइंस समझ जाते हो तो आप इंटरनेट पर चलने वाले ये जितने भी ट्रेंड्स हैं ना, और जितनी भी मार्केटिंग गिमिक्स है, इन सबसे दूर हो जाते हो और इन सबसे ऊपर उठ जाते हो, ऐसे समझ लो। चलो सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल मैकेनिज्म आपका है क्या। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस स्लाइड को ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हेयर लॉस का जो कल्प्रिट है, वो हर बार स्टेरॉइड को बनाना गलत हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टेरॉइड से वो चीज हो ही नहीं रही होती। पता कैसे लगता है? ब्लड वर्क कराने में बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का कुछ हिस्सा एक एंजाइम बनाता है जिसको हम बोलते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज। उसकी हेल्प से कन्वर्ट होता है डीएचटी यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन है, दैट 5 अल्फा रिडक्टेज की वजह से वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यानी कि डीएचटी में चेंज होता है। डीएचटी एक पावरफुल एंड्रोजन है। अगर किसी इंसान के हेयर फॉलिकल्स जेनेटिकली डीएचटी के लिए सेंसिटिव है, तो धीरे धीरे फॉलिकल्स छोटे होने लगते हैं। इस प्रोसेस को हम मिनिएचराइजेशन भी बोलते हैं। टाइम के साथ बाल पतले हो जाते हैं, ग्रोथ साइकिल छोटी हो जाती है और इवेंचुअली परमानेंट हेयर लॉस भी डेवलप हो सकता है। लेकिन याद रखो, हर इंसान टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में एक जैसा कन्वर्ट नहीं करता। कन्वर्जन रेट अलग अलग होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, इवन कि मेरे ही बाल है, आप देखो कि हम लोग एनाबॉलिक 2016-17 से कर रहे हैं। तो पहले बाल छोटे रखे, बड़े रखे, मैंने केराटिन भी करवाई, ठीक है, ब्लो ड्राई भी करवाता, पता नहीं क्या क्या करवाया, लेकिन स्टिल द हेयर आर हेल्दी। उसमें बहुत सारे रीजंस हैं। देखो, अब जो रीजंस की हम बात इसमें कर रहे हैं, ये तो एक बड़ा नॉर्मल सा रीजन है कि टेस्टोस्टेरोन 5 अल्फा रिडक्टेज की वजह से डीएचटी में चेंज होता है और हेयर फॉलिकल जो है वो धीरे धीरे पतले होने शुरू हो जाते हैं। हर इंसान लेकिन फिर भी टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में सेम वे में चेंज नहीं करता, जैसे हम एस्ट्रोजन की भी बात करते हैं। तो ये चीजें मेन हो जाती हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पर, दैट इज जेनेटिक्स। अगर आपके फादर, ग्रैंडफादर की फैमिली में किसी को एमपीबी है, जिसको हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं, ठीक है, तो नेचुरली आपके फॉलिकल्स एंड्रोजन के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक ग्लिच आता है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि सर मेरे फादर के बाल चले गए, मेरे ग्रैंडफादर के बाल कम थे, या हमारे फैमिली में ये पैटर्न है। तो मेरा उनसे क्वेश्चन पहला ये होता है कि उनके बाल किस एज में गए? क्या वो 20s में थे, 30s में थे, या फिर उनके 50 के बाद गए? तो सबसे पहले जब वो ज्यादातर लोगों का एक ही आंसर होता है, सर 55 में चले गए हैं। तो देखो, 50 में मैं हमेशा सबको एक बात बोलता हूँ कि उस टाइम तक उनके लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ चुका, उन्होंने आपको पाला, आपकी बहन भाइयों को पाला, घर की जिम्मेदारियां थी, तो वो सब चीज जो है वो धीरे 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 स्ट्रेस का लेवल बढ़ता रहा। और जब हम अपने फादर ग्रैंडफादर की बात करें, तब साइंटिफिकली वो इतने ज्यादा ग्रो नहीं किया चुके थे कि उनको अगर ये बोला जाए कि आप ये कर लो, ये चीज ऐड कर लो, वो चीज ऐड कर लो, या उनको बोला जाए आप टीआरटी करो, तो वो चीजें नहीं थी। ठीक है, तो इट वॉज 100% श्योर कि उनका लेवल अलग था, उनके बाल किसी और वजह से गए। इसी वजह से जब दो एथलीट्स बिल्कुल सेम कंपाउंड यूज कर रहे होते हैं ना, सेम डोज पे, सेम ड्यूरेशन के लिए, तो उनके साथ बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियोज बन जाते हैं। एक के बाल बिल्कुल ठीक रहते हैं और दूसरे के उसी डोजेज पे, सब कुछ उसी लेवल पे करते हुए भी हेयरलाइन रिसीड होना शुरू होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जेनेटिक्स लोड्स द गन, हॉर्मोन्स ट्रिगर पुल करते हैं, और इसी वजह से किसी का एक्सपीरियंस आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर आपको किसी ने ये बोला है कि मेस्ट्रॉन यूज कर लो, ठीक है, तो उस मेरे बाल तो नहीं झड़े, आप मेस्ट्रॉन यूज कर लो। मेरे पास एक क्लाइंट है, उनका क्राउन रीजन, जब वो मेरे पास आए थे तो क्राउन रीजन पहले ही खाली था। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जीएचके सीयू ऐड कर दिया साथ में। अब बहुत से आजकल बड़े बड़े कोच ये बात कर रहे हैं, इंडिया में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो
मतलब जिनको आप लोग बड़े कोच मानते हो, वो ये बात कर रहे हैं कि एनाबॉलिक सॉरी पेप्टाइड्स नहीं यूज करने चाहिए। कुछ समय पहले तक लोग एनाबॉलिक्स के बारे में भी यही बात कर रहे थे, साम्स के बारे में भी यही बात कर रहे थे। ऐसा होता है ना कि जब जब चीज नहीं आती है या आपको नहीं उसके बारे में पता होता तो आप बहुत कुछ बोलते हो। चलो खैर, हम किसी की बात नहीं कर रहे। तो मैंने उनको जीएच के सीयू चलाया, साथ में हमारा एनजीएच चल रहा था, ठीक है। और धीरे धीरे हेयर ग्रोथ दोबारा, क्योंकि नाउ ही इज लिविंग अ वेरी सिंपल लाइफ। वो कैप नहीं उतार रहा था बंदा, वो 28 ईयर्स का मेरा क्लाइंट, वो कैप नहीं उतार रहा था, वो पहले से एनाबॉलिक्स पे था और 1 डेढ़ साल हो चुका था उसको एनाबॉलिक्स पे, एंड धीरे धीरे लिटरली चीजें ग्रो करनी शुरू हुई, एंड अब वो करेंटली बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं कौन सा कंपाउंड जनरली ज्यादा कंसर्न क्रिएट कर सकता है। डीएचटी डेरिवेटिव कंपाउंड जैसे कि मेस्ट्रॉन, विंस्ट्रॉल, प्रिमाबोलोन और अनावर कुछ जेनेटिकली ससेप्टेबल कंपाउंड्स होते हैं जो इंडिविजुअल में हेयर लॉस के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। ट्रेनबोलोन भी इनडायरेक्टली एंड्रोजेनिक एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टेस्ट भी चेंज करता है, टेस्ट भी डीएचटी में चेंज होता है, तो वहां पे भी आपको ये दिक्कतें आ सकती है। नाइट्रोलॉन कुछ सिचुएशंस में कंपैरेटिवली लोअर रिस्क कैटेगरी में आता है, लेकिन स्टिल नाइट्रोलॉन के साथ भी बाल झड़ सकते हैं। लेकिन एक बात क्लियर कर देता हूं, लोअर रिस्क का मतलब जीरो रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता। डोज, ड्यूरेशन, जेनेटिक्स, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स सब कुछ मैटर करता है। बहुत बार मैंने मेस्ट्रोन यूज किया, मेरे बाल नहीं झड़े। इस बार मैंने अनावर यूज करी थी, आई थिंक 1 साल के आसपास पहले, तो मेरे बाल झड़े। लेकिन डिपेंड करता है ना कि डोजेज भी डिपेंड करती है, ड्यूरेशन भी डिपेंड करती है, पोटेंसी डिपेंड करती है, बहुत कुछ डिपेंड करता है। जेनेटिक्स तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि मेरे जेनेटिक्स ऐसे नहीं है कि मेरे बाल एनाबॉलिक्स की वजह से गिरेंगे। ठीक है, वो हर एक चीज अलग हो जाती है। अब कुछ कॉमन मिथ्स भी हम क्लियर करें, ठीक है। तो हमारा जो पहले में आता है सबसे पहले, वो ये आता है स्टेरॉइड यूज किए हैं तो सबके बाल गिरेंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत लोग हैं, अगर हम ज्यादा दूर नहीं जाते, हम रेसलिंग की बात कर ले, रेसलिंग में भी आप देखो काफी एथलीट्स थे, देन के अंडरटेकर, ट्रिपल एच, सबने लंबे लंबे एचपी के, सबने लंबे लंबे बाल रखे। ठीक है, तो मैंने आपको बड़े जेन्युइन से एग्जांपल दे दिए। इंडियन बॉडी बिल्डर्स में बहुत सारे लोगों के अच्छे अच्छे बाल हैं, ठीक है। तो वो इस वजह से है कि हर एक के बाल नहीं गिरते। जेनेटिक सबसे बड़ा फैक्टर आता है। दूसरा आता है फिनास्टेरॉइड हर कंपाउंड के साथ इक्वली काम करेगा, ऐसा भी नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, हर कंपाउंड का मैकेनिज्म सेम नहीं है। कई बार ट्रेंड के साथ आपको कुछ कंबाइन कर रहे हो, वो चल रही है, लेकिन जब आपने उसको किसी और के साथ किया वो नहीं चल रही। थर्ड आता है सिर शेव करने से हेयर लॉस रुक जाता है। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। सिर शेव करने से हेयर लॉस नहीं रुकता, क्योंकि हेयर जो है वो आपके हेयर फॉलिकल्स में से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो हेयर फॉलिकल्स अगर आपके बंद हो जाएंगे तो बाल वैसे ही नहीं आएंगे, आप जितना मर्जी सिर साफ करवा लो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट, हेयर ऑयल्स हार्मोनल हेयर लॉस को प्रिवेंट कर देते हैं? नहीं, हेयर ऑयल हेयर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। मैं भी लोगों को बोलता हूँ देसी घी लगाओ बालों में, फिगारो का ऑयल लगाओ, कोकोनट ऑयल लगाओ, लेकिन वो अगर आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हेयर लॉस हो रहा है तो वो उससे प्रिवेंट नहीं होगा। उसके लिए आपको हार्मोन्स पे काम करना पड़ेगा, ब्लड वर्क कराना पड़ेगा, उसकी कंपैरेटिवली अपने जीएच के सीयू जैसे पेप्टाइड्स चलाने पड़ेंगे जो एक्चुअल रिजल्ट देते हैं। रियलिटी में अगर प्रॉब्लम एंड्रोजन सेंसिटिविटी की है तो सिर्फ ऑयल लगा देने से अंडरलाइंग मैकेनिज्म चेंज नहीं होता। इसलिए इंटरनेट एडवाइस और साइंटिफिक एविडेंस में डिफरेंस समझना जरूरी होता है, और आप लोगों को वो सिर्फ समझना जरूरी है। तो इस वीडियो का फाइनल टेक अवे बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सा स्टेरॉइड हेयर लॉस करता है, बल्कि रियल क्वेश्चन ये है कि आपके हेयर फॉलिकल्स एंड्रोजन के लिए कितने सेंसिटिव है। अगर आप जेनेटिकली ससेप्टेबल हो तो रिस्क नेचुरली ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी जेनेटिक समझते हो, कंपाउंड वाइजली चूज कर सकते हो और अर्ली इंटरवेंशन करके इन चीजों को रोक सकते हो, तो ऑब्वियसली आप बेटर रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर किसी को पता है कि मुझे जेनेटिकली हेयर लॉस हो रहा है, वो फिर भी मैस्टोन को यूज करके हेयर को बचा सकता है, क्योंकि नॉलेज हमेशा पैनिक से ज्यादा पावरफुल रहती है। और अगर आप डीपली जानना चाहते हो इसे हम करते कैसे हैं, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते तो मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जो अब ईयरली बेसिस के ऊपर सब्सक्रिप्शन ओपन है नॉर्मल पीपल के लिए। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू।